दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 12 करेंगे। हमने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कंप्लीट हिस्ट्री पूरी करने का आपसे प्रॉमिस किया था और आज 12वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का 12वां लेक्चर है। इसके बाद 13वां 14वां करके फिर हम मिडिवल और फिर मॉडर्न पर चलेंगे। तो चैप्टर आज का है गुप्तोत्तर काल, जिसको पोस्ट गुप्ता पीरियड कहते हैं। इसमें आप लोगों को गुप्त काल के बाद के जितने भी पीरियड हैं उसके वंश हैं, डायनेस्टीज हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं 8447410108। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे पहला नाम आता पुष्यभूति वंश का। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से फेमस हुआ। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाया और पूर्वी पंजाब और हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बना लिया। पहला नाम आता है इसमें बड़ा नाम प्रभाकर वर्धन के रूप में। वर्धन वंश पुष्यभूति के वंश के अंदर ही एक वर्धन वंश आता है। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। उसे हूण हरिण केसरी यानी हूण रूपी हरिण के लिए सिंह सम्मान, सिंधु राज्य के लिए जबर के सम्मान, गुर्जर प्रजागर गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, गांधारी दीपगंध, द्वीप कुटी हस्ती जबरो, गांधार के राजा रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्त जबर था। ये ऐसे ऐसे नाम, कई सारे नाम दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतने सारे नाम सारे उन्हीं के हैं। और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मोखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे और मोखरी वंश में अपनी पुत्री का उन्होंने राजश्री का विवाह भी किया था। प्रभाकर वर्धन वंश का कंप्लीट में पुष्यभूति वंश का, वर्धन वंश का पूरा चैप्टर मैं बना चुका हूँ, अलग से भी जाकर देख लीजिएगा। वो मोखरी वंश, मोखरियों ने बिहार व उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। वल्लभी के शासक ने गुजरात और पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया था। उत्तर भारत में थानेश्वर के राजाओं ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा धीरे धीरे कन्नौज की ओर वो बढ़े थे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ किया था। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें, पुत्री राज्यश्री, पुत्र राज्यवर्धन और दूसरा पुत्र हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के जीवन का अंतिम चरण पश्चिम उत्तर सीमा पर प्रभाव जमाए हुए हूणों से युद्ध करने में व्यतीत हुआ। उनके बड़े बेटे थे राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा। उसी समय उससे समाचार मिला कि बंगाल के राजा शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है तथा ग्रहवर्मन की हत्या करके राज्यश्री को कैद कर लिया है। इस घटना की सूचना पाकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शशांक, बंगाल का गौड़ शासक जो था, उसने विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी थी। फिर नाम आता है उसके छोटे भाई हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बना। आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राज्यश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष उसे वापस कन्नौज लेकर आया। ग्रहवर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राज्यश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का राजा बना और कन्नौज को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर सेकंड वर्ड आएगा, दूसरी क्योंकि पहली राजधानी तो थानेश्वर थी, कन्नौज उसकी दूसरी राजधानी थी, जहां से उसने चारों और अपना प्रभुत्व फैला दिया। यह प्रदेश 6ठी सदी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक भी था। कन्नौज का क्षेत्र दोआब के बीच में था, गंगा और यमुना के बीच के दोआब के क्षेत्र में था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इनके रचिता के रूप में भी जाना जाता है। 7वीं सदी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई।
हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से पता चलता है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक भी लिखी थी। चीनी यात्री हुएन सांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में वो रहा। हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। इसका दूसरा नाम शिलादित्य भी था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक फैला हुआ था। एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को पराजय हुई। ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का बड़ा शक्तिशाली राजा था। फिर बात करते हैं प्रशासन की। हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा अपने दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति तथा राष्ट्र में बंटा हुआ था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र, जिनको सनद कहते हैं, के द्वारा जमीन देने की प्रथा भी चलाई थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने बताया कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बंटी होती थी, जिसमें से एक भाग राजा के व्यय के लिए, दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है: भाग, हिरण्य और बलि। भाग कर भूमि कर था, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था, तथा कृषकों से उनकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। हिरण्य कर नगद लिया जाता था, जिसे संभवतः व्यापारी दिया करते थे। बलि कर के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभवतः ये एक प्रकार का धार्मिक कर ही रहा होगा। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का उत्तराधिकारी था। अवंती युद्ध और शांति का उत्तराधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे: सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, सकंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। हुएनसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। हुएनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगनी कहता था। हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हुई थी, क्योंकि ये देखो, इसमें 2 चीज आएंगी आपको। दोनों मुद्राओं का बार बार जिक्र आएगा आगे चलकर भी। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्र भी आपको दिखेगा। क्योंकि सोनीपत वाली मुद्रा पर शिव का वाहन नंदी और नालंदी की मुद्रा पर श्री हर्ष का नाम लिखा है। इसी से पता चलता है कि उसने अपने आप को श्री हर्ष की उपाधि भी दी थी। उसे माहेश्वर, सार्वभौम, वह महाराजा धीराज, 3 नाम याद रखना: महाराजा धीराज, सार्वभौम और माहेश्वर, ये भी कहा गया। हुएनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत ला करके कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेपाल में हर्ष संवत 606 ईस्वी के प्रचलन अंशुवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा, उनके आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य या कुछ अधिकार था। हर्ष ने ओडू, उत्तरी उड़ीसा, बाद में कोगोंडा यानी दक्षिण उड़ीसा का गंजाम जिला व कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। इन विजयों के पश्चात हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया था और उसने सकलो त्रापतनाथ ये उपाधि भी धारण की थी। हुएनसांग का विवरण देखिए। हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री हुएनसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला गया और उनके स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा। हुएनसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा वैशाली पतन की अवस्था में थे। हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। इस यात्री ने मेहतर, चांडाल आदि अछूतों का भी वर्णन किया है। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाया करते थे। चीन में दूध भेजने वाले राजा देखिए। हर्षवर्धन ने अब एक शासक है, इधर वंश और राज्य है। पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन के में, पल्लव वंश में नरसिंह द्वितीय के समय में, कन्नौज नरेश यशोवर्मन के यहाँ और चोल वंश में कुलोत्तुंग प्रथम के यहाँ चीन के द्वारा दूत भेजने की प्रथा आपको मिलेगी। चीन से भारत आने, क्योंकि इन लोगों ने चीन में दूत भेजे थे यहाँ तो लेकिन चीन से भारत में आने वाले दूतों की बात अगर करें यात्रियों की,
तो एक नाम आता है हुएन सांग। हुएन सांग 636 ईस्वी से 645 हर्षवर्धन के समय भारत आया। भास्कर वर्मा तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहा वो। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया। चीन से भारत आने वाला पहला माना गया इसको। और प्रथम बौद्ध भिक्षु के रूप में नाम आता है। फिर आता है इत्सिंग 671 से 95। समुद्री मार्ग से भारत आया था भाई ये, इसका नाम आप याद रखना। तो बस इतना ही था इस वाले चैप्टर में, बाकी कल वाले चैप्टर में देखेंगे कंप्लीट। अगर आपको देखना है तो एंशिएंट मिडवल मॉडर्न की पूरी आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। ये इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके सी टैट केवीएस एनवीएस डीएसएसबी एसटेट एसएससी बैंक एनडीएस सीडीएस यूपीएससी पीसीएस सबके नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।